नमस्कार। आज मैं फिर आपके सामने अपराध की एक और घटना लेकर आया हूं। आज के अपराध की घटना भी ब्लाइंड मर्डर्स की सीरीज की अगली कड़ी है। आज का राज्य है बिहार, जिला है वैशाली, इलाका है तीसीऔता थाना क्षेत्र का। बात 8 मई 2022 की है। हालिया है घटना। तीसीऔता थाना क्षेत्र के गांव के प्रधान ने थाने पर फोन किया कि साहब हमारे गांव के तालाब में छोटे छोटे मांस के टुकड़े उतराए हुए थे। गांव के लड़कों ने जब ये बात बताई तो मैंने भी जाके उन टुकड़ों को निकलवाया। देखने में ऐसा लगता है कि ये मानव अंगों का हिस्सा है। हालांकि ये टुकड़े 4 इंच और 6 इंच के ही हैं। 2 टुकड़े तो हाथ के लगते हैं, बाकी 4 टुकड़े पैरों के किसी हिस्से के लगते हैं। बात ये शाम को थाने पर आई थी। रात में ही पुलिस पहुंच गई। उसने उन टुकड़ों को पास में तालाब के बाहर निकालकर अच्छी तरह टॉर्च में देखा। उन्हें भी यही लगा कि ये मानव अंग ही है। पुरुष का है कि महिला का है, इसका बिल्कुल पता नहीं लगा। गांव के लड़के इकट्ठा हुए, लोग इकट्ठा हुए, सबको ताज्जुब हो रहा था। गांव के बीच में तालाब में इस तरह से छोटे छोटे पीसेस कैसे फेंके गए। बहरहाल गांव के ही कुछ जो स्वतः स्फूर्त यानी सेल्फ मोटिवेटेड लड़के होते हैं, उन्होंने पूरे तालाब में जगह जगह डूब कर भी और वैसे भी गोताखोर की तरह काफ़ी प्रयास किया कि शायद बाकी के हिस्से भी नीचे पड़े हों, लेकिन कोई हिस्सा नहीं मिला। सुबह करीब करीब 4 बज गए। सर्च का ये ऑपरेशन मुलतवी कर दिया गया कि अब दिन में ढूंढा जाएगा जब तेज रोशनी होगी। लेकिन इन लड़कों के समूह ने सवेरे उठते ही जैसे ही हल्का हल्का उजाला हुआ, आसपास देखना शुरू किया। पास के खेतों में उन्हें उंगलियों के 4, 6, 10 उंगलियों के टुकड़े या उंगलियां बिखरे हुए मिले। फिर हल्ला हुआ, पुलिस 10-11 बजे तक आ गई। फिर ढूंढना शुरू किया, यानी हाथ पैर के छोटे छोटे 4, 5, 6 टुकड़े और 4, 6 उंगलियां हाथों और पैरों की मिलाकर 10-12 उंगलियों के हिस्से वो मिल गए। पुलिस को भी लगा और लोगों को भी लगा कि इसका मुख्य यानी धड़ का हिस्सा और सिर का हिस्सा भी मिलना चाहिए। तमाम प्रयास के बाद एक छोटी सी झाड़ी के नीचे सिर के भी 4 टुकड़े किए हुए 4 हिस्से मिले। पुरुष के थे। ये कंफ्यूजन दूर हो गया कि ये बॉडी पार्ट्स जो मिल रहे हैं वो पुरुष के हैं कि महिला के हैं। ये हिस्से पुरुष के थे। उन चारों हिस्सों को जोड़ के एक पतली धागे से या सुतली से उसको बांध के पुलिस ने कोशिश की कि ऐसा कुछ हो जाए कि शायद पहचानने में आ जाए। एक साफ सुथरे पत्थर के ऊपर यह हिस्सा रखा गया। पूरा दिन, अगले दिन यानी ये बात 8 की थी, 9-10 तारीख की सुबह पूरा दिन इसे लोगों के लिए रखा गया कि शायद कोई पहचान ले। गांव ही नहीं, गांव के आसपास के लोगों ने भी आकर देखा, लेकिन उसकी पहचान नहीं हो पाई। धीरे धीरे 6-7 दिन हो गए, कुछ पता नहीं लगा कि आखिर ये आदमी कौन है। जब तक शिनाख्त नहीं होगी तफ्तीश आगे बढ़ने का कोई सवाल नहीं उठता। अगर किसी हत्या का कोई क्लू भी मिल जाए तब भी बिना इसकी शिनाख्त के आगे बढ़ना थोड़ा मुश्किल काम है। सिपाहियों को छोड़ा गया, साजे में सिपाहियों को छोड़ा गया, बीट कांस्टेबल्स को बताया गया और आईओ यानी इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर लगभग हर दिन गांव में विचरण करने लगा कि शायद कुछ पता लग जाए। 5वें 6वें दिन, तब तक इस बीच में पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी आ गई। शव के सारे हिस्सों को इकट्ठा करके एक पोटली बनाकर
उसका पंचनामा करके सारे हिस्सों को भेज दिया गया पोस्टमार्टम के लिए। डॉक्टरों के लिए भी ये मुश्किल काम था कि किसी की बॉडी के 20% हिस्से को देखकर कॉज ऑफ डेथ या क्या क्या था, तमाम कॉलम जो उसका प्रोफार्मा होता है, आप नेट पे देख सकते हैं। पोस्टमार्टम रिपोर्ट का एक प्रोफार्मा होता है जिसमें 30-40 बिंदु होते हैं। खाना कहाँ मिला, एल्कोहल तो नहीं था, खाना कितना देर पुराना था, अतड़ियों की हालत कैसी थी, शरीर में जो जख्म हैं उनके बारे में तमाम चीज़ें हैं उसमें। रिगर मॉर्टिस का कितने दिन पहले की हत्या लगती है, इस तरह की तमाम चीज़ें होती हैं। तो सिर्फ एक चीज़ पोस्टमार्टम रिपोर्ट से स्पष्ट हो पाई कि किसी भारी और धारदार हथियार का प्रयोग हुआ है। Cause of death due to antemortem injuries caused by hard, sharp object, hard and sharp object. बहरहाल 6वें-7वें दिन एक बात ये पता लगी कि मोहित पासवान का छोटा भाई लाल बाबू पासवान पंजाब में नौकरी करता था और 5 मई की शाम को वो संभवतः पंजाब से लौटा था। उसके बाद से वो नहीं दिखाई दे रहा है, ऐसा गांव वालों ने बताया। इसके पहले भी तमाम सूचनाएं कि साहब फलां के साले आए थे उस दिन, उसके बाद से नहीं पता लग रहा है। तो उनके साले का पता किया गया, पुलिस ने ढूंढ के निकाला उसका फ़ोन नंबर, फ़ोन किया, पता लगा वो घर पे है। किसी के बहनोई के बारे में बताया, किसी के दामाद के बारे में बताया, तरह तरह की बातें लोग बताते रहे पुलिस को, पुलिस वेरीफाई करती रही। इसी तरह की सूचनाओं की या बातों की कड़ी में ये सूचना भी आई कि मोहित पासवान का भाई लाल बाबू पासवान पंजाब से 5 मई को आया था, नौकरी करता था वहां पर। 5 मई की शाम को आया था, लेकिन उसके बाद से पता नहीं लगा। पुलिस मोहित पासवान के घर पर पहुंची। मोहित पासवान घर पे मिले, उनका बड़ा परिवार था, वो भी मिली, पत्नी मिली, तमाम लोग मिले वहां। पुलिस ने कहा कि ऐसा बताया जा रहा है कि 5 की शाम को लाल बाबू आया था। सिरे से नकार दिया मोहित और मोहित के पूरे परिवार ने। पुलिस छोटे छोटे बच्चों से जरूर पूछती है कि इनोसेंट होते हैं वो शायद सही बता दें, लेकिन छोटे बच्चों ने भी बिल्कुल सिरे से नकार दिया। कह रहे साहब यहाँ तो आए नहीं, तो कभी नहीं आए इधर, पिछले 6 महीने से नहीं आए, इस तरह की बातें लोगों ने बताई। जब पुलिस उससे पूछताछ कर रही थी या परिवार वालों से पूछताछ कर रही थी, एक सब इंस्पेक्टर, 2 सिपाही थे, कुछ पब्लिक के लोग थे, उनमें से एक सिपाही घर पर बाकी चीजों पर नजर रखने लगा। तभी उसे आंगन में एक तार पर सूखते हुए कपड़े दिखाई दिए। उनके नजदीक पहुंचा। एक हल्के रंग की चेक की शर्ट थी जिसमें चेक के बीच में जो सफेद वाला हिस्सा है वो थोड़ा ज्यादा था। साफ सूरज की रोशनी में सिपाही को लगा कि इसमें ब्लड स्टेन्स लगे हुए हैं और ये शर्ट कई बार साफ की गई है। उसने अपने सब इंस्पेक्टर को बताया, बाकी लोगों ने भी देखा, सबको लगा कि जरूर कुछ न कुछ दाल में काला है। और ये ब्लड स्टेन सिर्फ एक ही जगह पे नहीं थे, बाह पर भी थे, सामने भी थे। फौरन पुलिस की टीम ने कहा कि जितने कपड़े मोहित पासवान के हैं, उनके घर वालों के हैं, सब भीतर से निकाल कर ले आइए। निकाले गए। एक बनियान मिली जो बहुत साफ करने के बाद भी ब्लड स्टेन्स उसी तरह के उसमें दिखाई दे रहे थे। पैंट भी मिली, उसमें भी ब्लड स्टेन्स दिखाई दे रहे थे। पुलिस को अब शक करने की तमाम वजहें मिल गई। फॉरेंसिक टीम को बुलाया गया। फॉरेंसिक टीम ने सारे जितने सैंपल थे वो इकट्ठा किए और फिर मकान की तलाशी लेनी शुरू की। मकान के बाहरी हिस्से में बने एक कमरे में ताजा फर्श साफ किया हुआ था।
और फर्श से सटी हुई चारों तरफ की दीवारों में करीब 4 फीट तक ताजा चूने से पुताई हुई थी। घर के बाकी किसी कमरे के किसी हिस्से में कोई पुताई, कोई सफाई, कोई लिपाई नहीं हुई थी। यहीं पुलिस को शक हो गया। पुताई किए हुए हिस्से को एफएसएल की टीम ने, फॉरेंसिक टीम ने खुरचना शुरू किया और जो शंका थी वही हुआ। ब्लड स्टेन्स ऊपर के चूने को खुरचने के बाद नीचे साफ साफ दिखाई पड़ने लगे। फिर सफाई करने के बाद जो पानी बाहर निकलता है उसके सैंपल्स लिए गए, उसमें भी बड़ी मात्रा में ब्लड स्टेन्स मिल गए। पुलिस मोहित पासवान को अपने साथ ले आई, थाने पर लाया गया। पूछताछ शुरू हुई। जाहिर है श्रीमान जी बता दीजिए, ऐसे नहीं हुई होगी। कोई नहीं बताता साहब। मानवाधिकार आयोग चाहे जो करे। आपने जब इस तरह की पूछताछ के बारे में अभी 4-6-10 एपिसोड पहले तो लोगों ने टिप्पणी की कि साहब फलां देश में तो मुलजिम को हाथ भी नहीं लगाया जाता। साइंटिफिक तरीके से पूछताछ की जाती है। तो उस देश की पॉपुलेशन डेंसिटी भी देखिए, पूरे मोहल्ले की या पूरे शहर की आबादी 2 लाख 1.5 लाख। हमारे यहाँ एक बड़े मोहल्ले में भी 3 लाख की आबादी मिल जाएगी किसी महानगर के। और किससे कहानी इतने कि अगर इतनी देर तक रजिस्ट कर लो तो पुलिस कुछ नहीं पता कर सकती। बहुत ज़्यादा सोफिस्टिकेटेड क्राइम के मामले में किसी ने अपने से कन्फेस कर लिया हो, अलग बात है, वरना बिना श्रेणीवार पूछताछ के किसी ने कभी कोई बात नहीं बताई। मैंने कभी नहीं कहा कि उनके साथ मारपीट की गई, उनके साथ 3rd डिग्री अप्लाई की गई। मैंने हमेशा कहा सिलसिलेवार पूछताछ, श्रेणीबद्ध पूछताछ, झटका पूछताछ, तमाम तरह के पूछताछ के तरीके हैं। उसी पूछताछ से जब सर्वोच्च श्रेणी की पूछताछ शुरू हुई तो धीरे धीरे मोहित पासवान लाइन पर आने लगे। मोहित पासवान ने बताया कि भाई मेरा पिछले 10 साल से पंजाब में नौकरी करता है, इसके पास बहुत पैसा आ गया है, लेकिन तिथि त्योहार में जब वो आता है यहाँ पर तो अपने हिस्से की जमीन और अपने हिस्से का मकान, अपने हिस्से के मकान की बात करता है। परिवार को अपने हिस्से में खाली कराकर उसमें रोकता है जब तक यहाँ रहता है। उसके हिस्से में कितनी पैदावार हुई, कितना बेचा गया, कितना पैसा मिला, इन सब की भी बात करता है। और इसीलिए एक वकील से बात करके हम लोगों ने एक मुकदमा एसडीएम की अदालत में डाल रखा है कि साहब ये बहुत दिन से यहाँ नहीं है। इस तरह के जो तिकड़मी मुकदमे, तिकड़मी वकील लगा देते हैं, छोटा मोटा कोई मुकदमा लगा दिया किसी पार्ट के लिए कि साहब इसका बंटवारा हुआ था, ये ज़्यादा भाग में रह रहे हैं, तो कोर्ट ने स्टे कर दिया कि जब तक पूरी नाप ना हो जाए इसमें कोई डिस्टर्ब न किया जाए। इस तरह का कोई तिकड़मी छोटा मोटा दांव पेच जो होता है सिविल मुकदमों का, वो लगा दिया गया। लेकिन इसने भी हार नहीं मानी। लाल बाबू पासवान ने ये थाने गया, ये तहसील गया, ये लेखपाल के पास गया, एसडीएम कोर्ट गया, इसने भी तमाम कागज पत्तर इकट्ठा किए। इसने भी खसरा कतौनी इकट्ठा की जिसमें उसके नाम चढ़े हुए थे, जवाब दाखिल किया। और सिविल मुकदमों की तारीखें बहुत लंबी लंबी लगती हैं, 2 महीने, 4 महीने, 6 महीने बाद की। और इस बार भी जो तारीख लगी थी, इसने पहले ही घर वालों को बता दिया था कि कल तारीख है, मैं आ जाऊंगा, 6 की तारीख है, मैं 5 को आ जाऊंगा, मैं छोड़ूंगा नहीं, बाप दादा की ज़मीन है, ऐसे कैसे कोई ले लेगा। बहरहाल दोनों के बीच उस ज़मीन को लेकर तल्खी थी। लेकिन इसी बीच में तय कर लिया था मोहित पासवान ने कि मैं 1 इंच नहीं दूंगा, क्योंकि यहाँ न रहते हैं, न हमारी सहायता करते हैं, न खेती में हाथ बटाते हैं, न बाकी जो तमाम काम होते हैं घर के उसमें कोई हाथ बटाते हैं। मैं इनको आने नहीं दूंगा। अपने 2 अभिन्न मित्रों
तेजा पासवान और राजा पासवान को ये बताया कि अब की बार ये जैसे ही आए, इसके पहले कि किसी और से मिले, इसका काम तमाम कर देना है। पुलिस ने पूछताछ में पूछा मोहित पासवान से, तुम करते क्या हो? तो उसने कहा, साहब हम बलि वाले बकरों की गर्दन काटते हैं। यानी हम बलि, जहाँ जहाँ जब कोई तांत्रिक, जब कोई ओझा सोखा, बलि की जब बात होती है, मुझे बुलाया जाता है, उसका मेहनताना लेता हूँ। मेरे पास तलवार तो नहीं है एग्जैक्टली, उससे छोटा मोटे फल वाला भारी एक औजार है जिससे मैं बलि देता हूँ। और ये रिवाज कह लें, ये खराब प्रथा कह लें, आज भी उत्तर भारत के गांव में मौजूद है। दक्षिण में भी है लेकिन उत्तर में ज़्यादा है। जुखाम बुखार भी हुआ, गांव के तांत्रिक से संपर्क किया, उन्होंने कहा साहब प्रेत आ गया है, बलि देनी पड़ेगी। मुर्गा अपने खाने के लिए मंगवाता है, बताता है कि बलि देना है। जो बहुत कमज़ोर हैं, मुर्गे का इंतज़ाम ही कर सकते हैं, उनसे मुर्गा, और जो थोड़ा सा मजबूत है उनसे बकरा। वो तांत्रिक प्रतिदिन इन्हीं सब को सेवन करता है, मौत से रहता है। उससे पूछा गया कि कितनी बकरों की बलि दे चुके हो? उसने कहा साहब 500 से ऊपर है, और एक ही हथियार है, मैं उसी से, बड़ा शुभ है मेरे लिए, वही लेके जाता हूँ। तांत्रिक बकरा मंगा के रखता है, मैं बलि देता हूँ। आगे क्या हुआ? उसने कहा, तेजा और राजा पासवान से मैंने तय कर लिया था कि अब की बार जब ये आए तो इसके पहले ये किसी और से मिले, हम इसे रास्ते से हटा देंगे। हुआ भी वही। शाम को करीब 6 बजे के आसपास वो पंजाब से आ गया, लाल बाबू पासवान, छोटा भाई मोहित पासवान का। तेजा और राजा पहले से तैयार बैठे थे। उसके आते ही उसके लिए चाय, कुछ नाश्ता, नमकीन, पानी लेकर गए। बाहर से कोई भी आता है तो शुरुआती चाय पानी पड़ोसी भी कर देता है, घर वाले कर देता है, रिश्ते अच्छे हों या खराब हों। और बातचीत में उससे बातचीत करके किसी बहाने से उसको उस हिस्से में ले आया जो मोहित पासवान का था। और जैसे ही कमरे के नज़दीक पहुंचा, तीनों ने मिलकर उसे फर्श पर गिरा लिया। मोहित पासवान ने 1 मिनट की भी देरी नहीं की और बलि देने के अंदाज में उसकी गर्दन को धड़ से अलग कर दिया। ये तीनों बैठ के तकरीबन 1.5 घंटे 2 घंटे तक इंतजार करते रहे कि ब्लड का रिसना कम हो जाए, तब रात ही में इसकी बॉडी को डिस्पोज ऑफ कर दिया जाए। फिर बैठ के तीनों ने शराब पी उसी लाश के पास। ये कह के तेजा और राजा ने ये ज्ञान दिया कि शराब पी लोगे तभी इसको छोटे टुकड़ों में कर पाओगे। बड़ा टुकड़ा लेकर या सिर और पूरा धड़ लेकर घर से बाहर निकले नहीं कि लोग टोका टाकी शुरू कर देंगे। खूब छक के शराब पी। उसके बाद मोहित पासवान अपने उसी हथियार से, जैसे लकड़ी काटते हैं ना जोर जोर से कुल्हाड़ी मार के, वैसे उसके छोटे छोटे टुकड़े करने लगे। तेजा और राजा भी दारू पे दारू पीते जा रहे थे और कह रहे थे कि नहीं नहीं, इतना छोटा करो कि चील उसको आसानी से उठा ले। खेतों में फेंक आएंगे, जैसे ही सवेरा होगा चील कौवे उठा ले जाएंगे। पुलिस वालों के बाप दादा भी नहीं पता लगा पाएंगे कि लाल बाबू गए कहाँ। और इसी में वो उसके 100 से ज़्यादा टुकड़े कर देता है। और भोर में करीब 4 बजे के आसपास, क्योंकि जून का महीना है, मई का महीना है, सूरज जल्दी, दिन बड़ा होता है, सूरज जल्दी निकल आता है, उसके पहले ही इनको डिस्पोज ऑफ करना था। ये तीनों झोलों में अलग अलग अंगों को रख के सब छोटे छोटे पीस में हो गए थे और जैसे खाद या बीज ऐसे ऐसे करके छींटते हैं, चलते जा रहे थे और छिड़कते जा रहे थे अलग अलग अंगों को। और जब लगा कि बहुत
अब सवेरा होने वाला है, लोग निकलने वाले होंगे, तो जो कुछ बच गया था उन सबको उसी तालाब में डंप कर दिया, वापस आ गए। वापस आके ही मोहित ने अपने सारे कपड़े खुद धोने शुरू कर दिए। घर की औरतों ने फर्श की अच्छी तरह सफाई कर दी, पानी पे पानी, बाल्टी पे बाल्टी। फिर भी ब्लड स्टेन्स उस दीवार से नहीं जा रहे थे। फौरन कच्चा चूना और कूंची मंगाई गई और उसकी पुताई कर दी गई, और निश्चिंत हो गए कि अब कोई माई का लाल हम तक पहुंच नहीं पाएगा। लेकिन साफ किए हुए उसी कपड़े, जिसमें बहुत साफ करने के बाद भी ब्लड स्टेन्स मौजूद थे, उन्हीं से पुलिस मोहित, राजा और तेजा पासवान तक पहुंच गई। 6 मई को इन लोगों ने यह कत्ल किया था भोर में। 5 को शाम को आया था, 5 और 6 की रात में इसे मार दिया था, और 18 मई को इसका खुलासा हो पाया। 12 दिन बाद एसडीपीओ, जो महुआ की एसडीपीओ थी पूनम केसरी, इन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और पूरी घटना बताई। तीनों आरोपियों को पुलिस के सामने प्रस्तुत किया। कम्युनिटी में पोस्ट डालूंगा, देखिए महिला अधिकारी ने किस तरह से खुद सुपरवाइज करके और एक बहुत ही कठिन और ब्लाइंड मर्डर को खोल दिया था। वर्तमान में तीनों जेल में हैं, ट्रायल के अपने टर्न का इंतजार कर रहे हैं। चार्जशीट पुलिस ने सबमिट कर दी है तीनों के खिलाफ। एविडेंस पर्याप्त है। वो हथियार जिससे काटा गया, वो कपड़े जिस पर ब्लड स्टेन्स मिले, वो लाल बाबू पासवान ही था, उसका डीएनए टेस्ट हो गया। उसका टिकट, कब वो वहाँ से यहाँ आया था, मोबाइल फ़ोन जिसकी लोकेशन पंजाब से यहाँ तक पहुँची थी, इस तरह की तमाम ढेर सारे एविडेंस के साथ ये चार्जशीट सबमिट की गई। आज की घटना देखिए, सगे भाई ने भाई को इतने टुकड़ों में काट दिया कि पहचान करने में कई दिन लग गए। और किस लिए? सिर्फ इसलिए कि भाई बाहर रहता था, अच्छा कमाता था, पर गांव से जुड़ा हुआ था और अपना हिस्सा, अपने पैतृक जमीन में अपना हिस्सा छोड़ने को राजी नहीं था। इसलिए उसके 100 टुकड़े कर दिए गए। दरअसल ये समस्या ऐसे परिवारों में है जो शुरुआत में नौकरी या व्यापार के सिलसिले में बाहर चले जाते हैं। बाहर वो नौकरी करते हैं या व्यापार करते हैं, पैसा कमा लेते हैं, और कभी कभार अपने गांव में आते हैं, और अगर रिटायर हो गए तो फिर तो गांव में आना ही है। ऐसे परिवारों में 70 से 80% तक ये समस्या है। ये समस्या उस समय मैंने अपने कैरियर में वैसे तो बहुत बार देखा, लेकिन उस समय जब पहला लॉकडाउन था, अप्रवासी मजदूर जगह जगह से, दिल्ली, मुंबई, गुड़गांव, इन सब जगह से अपने गांव में लौट रहे थे, तो उनको पहला मुचहटा उनके अपनों से होता था, जो 10-15 साल से अकेले रह रहे थे। उनको लगता था कि अभी आ गया हिस्सा बटाने, तो उसका विरोध करते हैं। ये सारा विरोध अपनों का होता है, कोई बाहर का आदमी इसमें इन्वॉल्व नहीं होता। उनको लगता है कि अभी तक आए नहीं, कभी तिथि त्योहार में आए, अब आ गए हैं हिस्सा बटाने, हमारा क्या होगा, जगह हमारी आधी हो जाएगी रहने वाली, जमीन आधा हो जाएगा, इसी के सहारे हमने शादी में उधार भी ले लिया है, इसी उपज के सहारे हमने मकान बनवा लिया है तमाम कर्जा लेके, कहाँ से पूरा होगा। इसलिए वो विरोध करना शुरू कर देते हैं, क्योंकि उनकी अनुपस्थिति में उनके हिस्से का मकान या ज़मीन या खेत, ये सब वही लोग इस्तेमाल करते हैं जो वहाँ रहते हैं। और
ऐसा नहीं कि वो छोटी मोटी नौकरी वालों के साथ रिटायरमेंट के बाद आने में या बीच में अपना हक जताने में उनके साथ ही होता है। बहुत बड़े बड़े पुलिस और प्रशासनिक पदों से रिटायर हुए अधिकारियों के साथ भी यही किस्सा कहानी होते हैं। जैसे वो लौट के आते हैं, सिविल के मुकदमे कायम होने शुरू हो जाते हैं, फौजदारी के मुकदमे भी कायम होते हैं, और कभी कभी तो इसी तरह की घटना भी हो जाती है जिसमें हत्या तक हो जाती है। ऐसे सैकड़ों प्रकरण मेरे कैरियर में आए हैं, जब बाहर रहने वाला, कमाने वाला, व्यापार करने वाला आदमी रिटायरमेंट के बाद या काफ़ी दिनों बाद अपनी ज़मीन पर लौटना चाहता है तो उसके अपने ही उसका विरोध करने लगते हैं, और दोनों के अपने अपने तर्क होते हैं, विरोध करने वाले का भी और बहुत दिन बाहर रह के वापस अपनी ज़मीन पर आने वाले के पास भी। तर्क सभी के सामने सेम है, चाहे वो छोटा मजदूरी का काम करने वाला बाहर से लौटता है या बड़े प्रशासनिक पुलिस अधिकारी अगर रिटायरमेंट के बाद घर पर आना चाहते हैं। तर्क उनका ये होता है, जो रहते हैं, जो विरोध करते हैं, जिन्होंने सब संपत्तियों का उपयोग किया 10-20 साल तक, वो ये कहते हैं कि इन्होंने बाहर रह के ऐशो आराम और मौज मस्ती की जिंदगी जी, गांव घर में पड़ने वाली ज़रूरत पर इन्होंने कोई मदद नहीं की, खेती के लिए खाद पानी, मकान की मरम्मत, ज़मीन के मुकदमे, इन सब का कोई खर्चा नहीं दिया, बाढ़ सूखे में जो नुकसान हुए हैं उनकी भरपाई के लिए कभी नहीं पूछा। ये बातें झूठ हो या सच हो, तर्क यही होगा। बाढ़ में फसल बर्बाद हो गई, इनसे मैंने कहा कि कुछ नहीं बचा है, सब बर्बाद हो गया, तब भी ये नहीं पसीजे कि चलो भाई अगली फसल के लिए खाद पानी का पैसा हमसे ले लेना, या अभी खर्चे के लिए हम पैसा भेज देते हैं, अगली फसल में वसूल कर लेंगे, या इस तरह की कोई बात इन्होंने कोई मदद नहीं की। तीसरी बात वो कहते हैं कि साहब इनके बच्चे तो शहर के कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ते थे, इन्होंने बच्चों को कॉन्वेंट में पढ़ाया, ये चाहते तो हमारे बच्चों को भी वहीं ले जाकर पढ़ा सकते थे, लेकिन ये नहीं ले गए और मजबूरन हमारे बच्चे गांव के स्कूल में पढ़े। इनके बच्चे फर्राटेदार अंग्रेजी बोलते हैं, वो हिंदी नहीं बोल पाते, और हमारे बच्चे बिल्कुल देशी बोलते हैं, वो इंग्लिश जानते ही नहीं। तो हमारे तो बच्चों का भी जीवन इन्होंने बर्बाद कर दिया। फिर वो कहते हैं कि शादी ब्याह में ये मेहमान की तरह आते हैं, 4 दिन रुके चले गए, कभी इन्होंने ये व्यवहार नहीं किया कि ये घर के सदस्य हैं, कामकाज में हाथ बटाते, कुछ सामान ये भी ले आते, कोई मदद करते, ऐसा कुछ नहीं किया। फिर ये कहते हैं कि नात हित में या रिश्ते नाते में जो आयोजन होते हैं, शादी ब्याह मुंडन खतना जो भी होता है, उन सब में जिन लोगों को इनवाइट किया जाता है, बुलाया जाता है, वो कुछ न कुछ नेग या जिसको आप व्यवहार कहते हैं वो देते हैं, वो सब हम ही लोग देते हैं। एक सीज़न में 20-20, 25-25 शादियों में वो नेक व्यवहार जो जैसा है, किसी को 501, किसी को 1001, किसी को 51, किसी को 101, इन्होंने तो कभी नहीं भिजवाया किसी के यहाँ, इनको कौन जानता है। अब आ गए हैं ये हिस्सा बटाने। इतने सालों से हम यहाँ रह रहे हैं, परिवार बढ़ गया है, हमारी ज़रूरतें बढ़ गई हैं, इन्होंने कभी नहीं पूरा किया, लेकिन आज ये हिस्सा बटाने आ गए हैं। ये तर्क है उन लोगों का जो रहते हैं अपने मूल स्थान पर। फिर वो कहते हैं साहब इन्होंने तो वहाँ मकान भी बनवा लिया, फ्लैट भी ले लिया, थोड़ी ज़मीन भी खरीद ली, उसमें तो हमें हिस्सा नहीं दिया। जब घर का बंटवारा नहीं हुआ है और सब कुछ कंबाइंड है तो इन्हें ईमानदारी से उसमें से भी हमको हिस्सा देना चाहिए। अगर ये उसमें हिस्सा नहीं देते तो इनको यहाँ हिस्सा लेने का हक नहीं है। ये तर्क हैं कि कुतर्क हैं, लेकिन यही तर्क हर मामले में वो लोग देते हैं जो बाहर से आने वालों का विरोध करते हैं, और जो लोग बाहर से आते हैं उनके भी अपने तर्क हैं। वो ये कहते हैं कि पैतृक जमीन में हमारा हिस्सा तो है ही है, हम आए ना आए, जब तक हम दे नहीं देते, इनको रजिस्ट्री नहीं कर देते, हमारा हिस्सा है, हम अपना हिस्सा क्यों छोड़ दें, इनके कहने पे छोड़ दें।
दूसरा वो कहते हैं कि ज़मीन मकान के सारे प्रॉफिट तो ये लेते रहे, इन्होंने तो हमें कुछ भेजा नहीं। पिछले साल जो फसल हुई थी इतने में बेची इन्होंने, हमें तो कुछ नहीं दिया। मकान में बैंक किराए पर दे दिया, उसका किराया भी ये लेते हैं, हमें तो कुछ नहीं भेजा इन्होंने। फिर वो कहता है कि ये कामचोर थे, ये पढ़े लिखे नहीं, माँ बाप ने तो सबको बराबर का अवसर दिया था, हमने मेहनत की, हम पढ़े लिखे, हम नौकरी पा गए, हम व्यापार के लिए चले गए, ये काहिल थे, ये क्यों नहीं पढ़े, किसने मना किया था, इन्होंने क्यों मेहनत नहीं की, ये भी क्यों बाहर नहीं गए। बाहर जाते, बच्चों को कॉन्वेंट में पढ़वाते, पैसा कमाते, ये भी मकान ले लेते। हमने मेहनत की, हम बाहर गए, हमने पैसा कमाया, इन्हें क्यों दर्द हो रहा है। ये उनके तर्क है। आप आस पड़ोस पे नज़र डालिए, ऐसे किसी घर पर जिसमें बहुत दिन बाहर कमाने के सिलसिले में, नौकरी के सिलसिले में, व्यापार के सिलसिले में रहने वाला आदमी जब वापस अपनी ज़मीन पर, अपने घर पर, अपने ज़मीन पर आना चाहता है तो ठीक इसी तरह का विरोध, इसी तरह के तर्क दिए जाते हैं, और यही मनमुटाव और जलन अपराध को जन्म देता है, जैसा इस घटना में हुआ। मोहित को यही जलन थी कि जब ये वहाँ कमा ही रहे हैं, ऐश से रह रहे हैं, बच्चों के साथ रह रहे हैं, बच्चे इनके बहुत अच्छे स्कूलों में पढ़ रहे हैं, तो ये वहीं रहें, हमको रहने दें इस गांव में। देखिए, इस सिलसिले में कलीम आजिज ने एक शेर लिखा है, 2 लाइनों में इन्होंने जिंदगी की सच्चाई लिख दी है। आप सुनिएगा और इसको सोचिएगा, मनन करिएगा कि कितना सटीक शेर लिखा है इन्होंने कत्ल पर, हत्या पर, खून बहाने पर, रिश्तों पर। वो लिखते हैं कि हमारे कत्ल से कातिल को तजर्बा ये हुआ, हमारे कत्ल से कातिल को तजर्बा ये हुआ, लहू लहू भी है, मेहंदी भी है, शराब भी है। कहते हैं कि लहू लहू भी है, यानी खूनी रिश्तों में, लहू के रिश्तों में, ब्लड रिलेशन में भी ये कत्ल है। मेहंदी भी है, यानी पति पत्नी, लड़का लड़की, इस रिश्तों में भी ये कत्ल है, खून जो है वो कत्ल है। और शराब भी है, शराब यानी दोस्तों का। शराब तो बिल्कुल आप कह लें कि इस तरह की घटनाओं की जननी है। तो सारी चीज़ें समेट के 2 लाइनों में कलीम आजिज साहब ने लिख दिया। एक बार आंख बंद करके इसे सोचिएगा जरूर कि हमारे कत्ल से कातिल को तजर्बा ये हुआ, हमारे कत्ल से कातिल को तजर्बा ये हुआ, लहू लहू भी है, मेहंदी भी है, शराब भी है। उन्होंने किस लहजे में लिखा मैं नहीं जानता, लेकिन मेरी समझ से इसका मतलब यही है। आशा है आप भी मेरी इस राय से सहमत होंगे। आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।